जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम लोग वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी के फोर्थ पेपर के लिए, जिसका नाम है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है एथिक्स का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। इसमें हम नीति शास्त्र की पढ़ाई करते हैं। अब इसके सिलेबस को हम जब देखेंगे तो इसके सिलेबस में लगभग वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीएस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में हैं। इस पेपर को यूपीपीसीएस या यूपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस करने का क्या उद्देश्य रहा, क्या मोटिव रहा कि इसको अलग से पेपर को डाला गया। यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जो ऑफिसर्स जाते हैं उनके लिए कुछ अलग से चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को, जो पहले समस्याएं आती थीं ऑफिसर्स के सामने, उनको आयोग ने देखा और उनके लिए एक नया पेपर नीति शास्त्र, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा वाले पेपर को जोड़ा। यानी कि ऑफिसर्स के लिए नैतिकता जैसी चीज़ों से परिचित होना बहुत बेहद आवश्यक है। तो इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इस पेपर के महत्व को डिस्कस करेंगे कि मेंस में इस पेपर में आपकी अगर पकड़ बहुत अच्छी है, इस विषय की समझ आपकी बहुत अच्छी है, तो हम मेंस में इससे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और हम लिस्ट में अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो पेपर होगा उसको हम मेंस को पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा। इस पेपर के सिलेबस में कुछ यूनिट दे रखी हैं आयोग के द्वारा। जो आयोग के द्वारा सिलेबस दे रखा है उसको हम डिस्कस करेंगे आयोग के अनुसार। इस फोर्थ पेपर का सिलेबस या इस एथिक्स के पेपर का सिलेबस, जो इसका सिलेबस है वो एक तो इसके परिचय से शुरू होता है और इसमें कुछ मूल बातें निकाल के, जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, या जो सिविल सर्वेंट होता है, आयोग किसको चुन रहा है? सिविल सर्वेंट को। आप सिविल सेवा में जाओगे तो जो सिविल सर्वेंट होता है उसके लिए क्या जरूरी है सिविल सेवा के लिए, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, किसी भी संस्थान में रहोगे या किसी भी प्रशासनिक अमले में रहोगे, तो उस सिविल सर्वेंट के लिए और उस स्थान के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मान लो ए चीज़ की ज़रूरत है, साथ में बी चीज़ की भी तो बहुत ज़रूरत है, साथ में हमें सी की भी बहुत ज़रूरत है। तो जिन ए बी सी की सिविल सर्वेंट के लिए बेहद आवश्यकता होती है, वही पेपर 4 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि हम सीधी सीधी बात पे आते हैं, तो पेपर 4th में जैसे कि हमें एक तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी क्या है यही दे रखा है यूनिट में, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। वैल्यूज ये दे रखा है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। वैल्यूज को हिंदी में मूल्य कहते हैं। हम लोगों को पढ़ाने का हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे। फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट को समझने पर अच्छे से, और एटीट्यूड एक यूनिट है, एटीट्यूड एवं इससे जुड़े मुद्दे। सेम अकॉर्डिंग आप उसी सिलेबस को नहीं लिखो, केवल उनमें से टर्मिनोलॉजी निकालो और उनको लिख लो। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, ये क्या है, कैसे बनती है, क्या होती है, यहीं से सब मेंस के सवाल बनते हैं। एप्टीट्यूड अभिरुचि,
कुछ फिलॉसफी, जो हमारे कुछ नैतिक विचारक रहे, जिन्होंने सिविल सर्वेंट के बारे में बोला या प्रशासन को चलाने के लिए बोला या राजनीति को चलाने के लिए कुछ अपने वक्तव्य बोले, उनके बारे में पढ़ना है। महान व्यक्तित्व, यहाँ से सवाल बनते हैं मेंस में। ये काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट है, इनको पढ़ना है। एक यूनिट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी का अर्थ होता है शुचिता, पवित्रता। गवर्नेंस, आप गवर्नेंस को जाओगे, संभालोगे, तो गवर्नेंस में कैसे प्रोबिटी लेके आनी है, प्रोबिटी क्या होती है, प्रोबिटी से आशय क्या है, इसके वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ क्या मूल्य आधार हैं, वो हम सब चीज़ों को टैकल करेंगे। ठीक, इन्हीं सब यूनिटों से संबंधित सिविल सर्विसेज की वैल्यूज, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज, वैल्यू क्या होती है इसी शब्द से परिचय कराना है पहले तो। ये कुछ यूनिट है, ये कुछ सिलेबस है, और इसी पूरे सिलेबस से कुछ बनती है केस स्टडी। काफ़ी अच्छा नंबर रहता है इन केस स्टडी का, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है केस स्टडी का। केस स्टडी, कैसे केस हैं, उनसे संबंधित स्टडी हमें कैसे सॉल्व करनी है। तो अब तक आपने देखा कि हमें 4th पेपर का सिलेबस बताया गया, उससे हमने शब्द निकाले, उन्हीं शब्दों से एक एक यूनिट बनती है। जैसे कि एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है ना, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, महान व्यक्तित्व एवं उनके विचार क्या हैं, ये सभी देखना है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस देखना है, सिविल सर्विसेज की वैल्यू समझनी है। ये देखो, जो हमारा एथिक्स का पेपर है, इसके सामने चुनौती क्या रहती है? एक तो इसमें फिलॉसफी आती है, चुनौती रहती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर इसमें फ़िलॉसफ़ी जैसी कुछ सब्जेक्ट जुड़ी हुई हैं। फ़िलॉसफ़ी यानी कि दर्शन शास्त्र, कुछ फ़िलॉसफर हैं, क्योंकि हमें इसमें फ़िलॉसफी भी पढ़नी है। फ़िलॉसफर क्योंकि महान विचारक, महान व्यक्तित्व, उनमें फ़िलॉसफी एक टॉपिक ऐड है, फ़िलॉसफर, जो जिसमें हमें पाश्चात्य दर्शन पढ़ना है, भारतीय दर्शन पढ़ना है। भारतीय दर्शन के कुछ स्कूल जैसे बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक, शंकराचार्य, ऐसे ही वेस्टर्न में देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनोज, कांट, इनसे सबसे सवाल बनते हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी दार्शनिक पढ़ने होते हैं। तो इन सब का एक चैलेंज रहता है कि इस पेपर को डील करने के लिए हमें एक फिलोसोफर बनना पड़ेगा, लगभग एक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट माइंड से सोचना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल सी एक बात मैं बोलूँ तो ये विषय केवल ऐसा नहीं है कि सामने, जैसे कि एक बोलूँ मैं, या मेरे हाथ में पेन लगा है तो मैं बोल दूंगा यह एक पेन है, सिंपल सा है। मैंने ये बोल दिया कि यह मेरे हाथ में जो लगा है यह पेन है, मैंने देखा और बोल दिया सीधे कि यह पेन है, तो मैंने इसका क्या कर दिया, सीधे वर्गीकरण। सिंपल सी बात। क्लासिफिकेशन, इसका केवल डिस्क्रिप्शन बता दिया, इसका वर्णन कर दिया, वर्णन कर दिया। लेकिन एथिक्स में ऐसा नहीं होता है। एथिक्स में हमें वर्णन से परे जाना होता है, हमें उस दुनिया में जाना होता है जो वर्णन से परे है, जहां हमें जाना है। इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। वर्णन का मतलब हमने कोई कॉन्क्रीट चीज देखी तो हमने वर्णन कर दिया, हमें जाना है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे, जो हमें दिखती नहीं है, केवल माइंड में होती है, विचारों में होती है। तो वही इस पेपर की चुनौती होती है, क्योंकि इसमें फिलॉसफी शामिल है और हमें इन सभी को टैकल करना है, डील करना है। इस पेपर को मेंस में उस हिसाब से तैयार करना है कि हमारी मुख्य परीक्षा में अधिकतम नंबर आ सकें। हल्के में नहीं लेना है इस पेपर को, ये आपको सीधे रैंक भी दिलवा सकता है या आपको एग्जाम से बाहर करवा सकता है, क्योंकि मेंस के आधार पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सीधे एसडीएम बन सकते हो, आपके अगर एथिक्स में नंबर अच्छे हैं। और इसका वेटेज आपको निबंध में भी मिलेगा, अन्य पेपर के, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन गवर्नेंस में, गवर्नेंस के साथ साथ सोशल जस्टिस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इस पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको मेरे साथ यात्रा करनी होगी इस पेपर की, इस पूरे पेपर की जर्नी, जिसमें मैं आपको दार्शनिकों से मिलाऊंगा, कुछ हम पॉलिटिकल थिंकर्स भी देखेंगे, वर्तमान के कुछ थिंकर्स देखेंगे, राम मनोहर लोहिया हों, राजा राम मोहन राय हों, स्वामी विवेकानंद हों, इन सभी महान व्यक्तित्व का परिचय देखेंगे। इनसे निकलने वाली एक फिलॉसफी, एक दर्शन को देखेंगे और उसका सिविल सर्वेंट के लिए क्या रोल है वो हम चीज़ देखेंगे। तो आज एक छोटी सी वर्कशॉप देता हूँ कि हम इस पूरे पेपर में, इस एथिक्स के पेपर में करने क्या वाले हैं। एथिक्स क्या होती है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ।
और उसी से आगे की कक्षाएं जुड़ी रहेंगी, पूरी हमारी जो भी कक्षाएं होंगी आज की वर्कशॉप से पूरी जुड़ी रहेंगी। और मैं निश्चित तौर पे आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप मुख्य परीक्षा में मेरी क्लासेस को करने के बाद कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जिसमें बेसिक सी चीज समझने को ये है कि नैतिकता क्या होती है, एथिक्स क्या होती है ना, जो सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो एथिक्स या नैतिकता जो नीति शास्त्र से निकलती है ना, जो हम लोग आचरण में अपनाते हैं। तो नीति शास्त्र क्या होता है, नैतिकता क्या होती है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ जो हमें समझनी है, और फिर हम इसको समझने के लिए किस किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो हालांकि मैं हर थीम से पहले कुछ आपको निमोनिक्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, और हम आज के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम अपने मुख्य परीक्षा के नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें हम करंट रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करेंगे और उसको हम अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। तो एथिक्स की सिंपल सी बात है, एक पहले निमोनिक्स याद रखो, NHCVHD, इतना निमोनिक्स मन में ध्यान रखो। ये आपको लिखना नहीं है मेंस में, केवल ध्यान रखना है कि कैसे याद रखना है। तो इस पेपर को पूरे को डिस्कस करने के लिए आप इतनी बात अगर समझ लोगे, क्या पूरे पेपर को मैंने केवल इतने निमोनिक्स में शामिल कर दिया, NHCVHD, N। अब एक एक करके यहां से अक्षर उठाओ। N से होता है नॉर्मेटिव साइंस। क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस। मैंने बोला ना एथिक्स क्या है, तो एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक। ऐसे ही अगला H उठाओ। H से क्या आएगा? एथिक्स एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। आप इन्हीं से पूरी एथिक्स को जस्टिफाई कर सकते हो, इसी से डेफिनेशन बना सकते हो, और इसी से पूरे एथिक्स के सिलेबस को समझ सकते हो, केवल इस निमोनिक्स से। NHCVHD, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। C, अगले C से क्या है? साइंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। अगला V से है साइंस ऑफ वैल्यूज। H, देखो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इस विषय के लिए बहुत जरूरी है। सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको जिसके लिए कार्य करना है वो होते हैं ह्यूमन, और ह्यूमन की वेलबींग करने का आपका काम करना होता है। वही गवर्नेंस, वही राजनीति, वही शासन। लेकिन आपको एथिक्स नहीं आती है ना, तो आप उससे ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, तो ह्यूमन का वेलबींग नहीं कर पाओगे। ह्यूमन वेलबींग, मानव के कल्याण का विज्ञान है ये। डी, अंतिम अक्षर है हमारा डी, साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग, क्योंकि हम केस स्टडी करेंगे लास्ट में, उसमें डिलेमा मिलेंगे हमें। डिलेमाज, डिलेमा होता है द्वंद्व, डिलेमा सॉल्विंग। जो भी केस स्टडी होगी उसमें हम डिलेमाज मिलेंगे, उनको डिलेमा को सॉल्व करना है। अगर हमें एथिक्स नहीं आती होगी तो हम एथिक्स के आधार पर हम कैसे डिलेमा सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो NHCVHD आप इतना अगर समझ लो तो आपको पता चलेगा कि एथिक्स कैसे उन जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर से अलग है जहां पॉलिटी पूछी जा रही है। क्योंकि आप पॉलिटी या गवर्नेंस के पेपर में देखोगे भ्रष्टाचार जैसा टॉपिक शामिल है, वहां पे करप्शन, करप्शन से सवाल वहां पे भी पूछा जाता है, और करप्शन का सवाल एथिक्स में भी पूछा जाता है। आप सेकंड पेपर में देखोगे वहां सिटीजन चार्टर दे रखा होगा सिलेबस में। आप सिलेबस देखो यूपीपीसीएस या यूपीएससी का दोनों का, तो सिटीजन चार्टर, आरटीआई, गुड गवर्नेंस, करप्शन, ये सेकंड पेपर में भी हैं और इस पेपर में भी हैं। तो ऐसा क्या है, आयोग को ऐसी क्या पड़ी है कि वो वहां पे भी वही चीजें पूछ रहा है और यहाँ पे भी वही चीजें पूछ रहा है? कुछ तो अंतर होगा, तभी तो उन्होंने दोनों जगह एक ही चीज डाली है। हाँ, हमें वही अंतर फाइंड करना है अपनी क्लासेस में, कि ऐसा हमें इस टॉपिक को पढ़ते समय कैसे एथिक्स की दृष्टि से सोचना है, कैसे हमें पॉलिटी का कोई टॉपिक है तो पॉलिटिकल एंगल से सोचना है। तो एंगल का फर्क है, सारा खेल दृष्टिकोण का है। तो ये जो विषय है ये केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन का विषय है, आपके विचारों में परिवर्तन का विषय है। तो इस पेपर में आपको ये NHCVHD याद रखनी है। अब मैं आपको इन्हीं
चीज़ों से समझाता हूँ कि कैसे ये पेपर अन्य सब्जेक्ट से अलग है और थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो कि हम फिलॉसफी के माध्यम से समझ लेंगे, काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा, आपने निमोनिक्स देखा, तो निमोनिक्स में क्या क्या था, NHCVHD, ये है हमारी क्या, एथिक्स, निमोनिक्स। अब मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, ये बताने वाली चीज़ नहीं होती है ना, ठीक है। तो एन से क्या था, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस को हिंदी में कहते हैं मानकीय विज्ञान। अच्छा, ये क्या चीज होती है, इसको समझ लो। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यह एक पेन है, डिस्क्रिप्शन था। तो जैसे मैं अभी बोलूँ इस दुनिया के, इस जगत के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में दो चीज़ें बोलूँ। एक ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड दुनिया यानी पृथ्वी मान लो, या ब्रह्मांड मान लो, पूरा वर्ल्ड। अगर मैं ये बोलूँ सूर्य एक तारा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, सूर्य एक तारा है, तो ये क्या है, एक तरीके का वर्णन। देखा सूर्य, मैंने सूर्य को देखा, उसके बारे में बता दिया, ये हो गया वर्णन। तो मैं जब ऐसी बात कहीं करूंगा, जैसे मैं पॉलिटी में जाऊं या लोकतंत्र में जाऊं या किसी संस्थान में जाऊं, मैं ये कहूं कि ये लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र है, मैंने उसका वर्णन कर दिया अगर, तो वो उसका वर्णन हो गया। उसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक। क्या बोलेंगे हम, वर्णनात्मक। लेकिन एथिक्स है हमारी मानकीय, वर्णन से परे, वर्णन से आगे बढ़ना है हमें, इसका वर्णन नहीं है हमें। यहाँ पे चाहिए कि भविष्य में क्या होना चाहिए, ये है। यानी कि आप वर्णन करोगे तो सूर्य एक तारा है, यहाँ है, लेकिन यही चीज को जब आप एथिक्स में पढ़ने जाओगे तो हम देखेंगे सूर्य ऐसा होना चाहिए। तो यानी कि हम इसको बोलेंगे एथिक्स को, एथिक्स में हम इसी चीज को पढ़ेंगे, तो हम एथिक्स को बोलेंगे कि एथिक्स में क्या चीज होनी चाहिए, यानी कि ये चाहिए का विज्ञान है, ऐसा होना चाहिए। जैसे अब इसी से समझो कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रशासन, और उसमें एसडीएम का पद या डीएम का पद, एसपी का पद, एसएसपी का पद, नायब तहसीलदार का पद, या नायब तहसीलदार के ऐसे गुण हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पॉलिटी की बात कर रहा हूं, वैसे उसका वर्णन कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए, मैं कहूं कि एसडीएम को ऐसा होना चाहिए। मैं भाई साहब मिलने गया था एसडीएम से, उन्होंने इस तरीके से मेरे से व्यवहार किया, तो जैसा व्यवहार कर रहा है वो तो है, वो तो वर्णन है, वो तो आप पॉलिटी में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, नॉर्मल सी बातें हैं, व्यवहार में आप देख रहे हो, वर्णन में आप देख रहे हो। लेकिन आपको, आप विचारों से और एथिक्स के मामले में या दार्शनिक मामले में, या आप एक आइडियोलॉजिकल दुनिया के मामले में विचारों से परिपक्वता रखते हैं, तो आप सीधे जाओगे चाहिए पर, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और यही तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, प्रशासन में सुधार लेके आना, रिफॉर्म लेके आना, गुड गवर्नेंस को लागू करना। तो चाहिए का विज्ञान है एथिक्स। तो हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस करना है हमको चाहिए, हमें इन चीज़ों के बारे में कि हम भ्रष्टाचार देखते हैं, तो भ्रष्टाचार होता क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम जहाँ कहीं भी चाहिए की बात करेंगे तो हम जाएंगे आइडल दुनिया में, आइडल यानी कि आदर्श दुनिया की बात करेंगे हम देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे भारत का प्रशासन, राजनीति, संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। तो हम जब चाहिए की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। हम इनको क्या बनाने करेंगे, हम इनको पारदर्शी बनाने की कोशिश करेंगे, हम इनको निष्पक्ष बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम इनमें बहुत सारी वैल्यूज डालने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहिए कर रहे हैं, तो हम आदर्श दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आदर्श दुनिया को बनाने की जब कोशिश करोगे तो आपको एथिक्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आप एक अच्छे एस्पिरेंट बनोगे तो आप हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई में, आपकी रणनीतियों में इस तरीके के परिवर्तन लेके आने चाहिए। तो आप जब चाहिए की बात करोगे तो एक आदर्श दुनिया में जाने की बात करोगे, तो वही आदर्श दुनिया में इस संसार के दुखों से दूर करके ले जाने की बात करने वाला विज्ञान क्या है, एथिक्स, नैतिकता, नीति शास्त्र। यही अंतर हमें
लेके आना है इस विषय को लिखने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए। कुछ लोग आंसर लिखते हैं लेकिन वही पॉलिटी का आंसर, भ्रष्टाचार का आंसर सीधे सीधे लिख देते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, कितने प्रकार का, कैसे कैसे हो रहा है। वो सब चीज़ें अलग हैं, वो तो हम सेकंड पेपर में पॉलिटी में गवर्नेंस में लिख ही रहे हैं। इसमें क्या लिखना है हमको, इसमें ये लिखना है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है इसमें, एथिक्स क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, दूसरा क्या देखा था हमने, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। देखो गौतम बुद्ध ने कहा था दुनिया में जगत है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। गौतम बुद्ध ने कहा था इस जगत में दुख है। गौतम बुद्ध ने बोला था दुख है, दुख वास्तविक है। फोर नोबल ट्रुथ आपने कभी पढ़ी होगी, जीएस तो देखा होगा, जीएस की हिस्ट्री में, कल्चर में। गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया दुनिया में दुख है, दुख वास्तविक है। तो हमको क्या करना है कि बुद्ध ने फिर इस दुख से दूर करने के लिए, इस दुख को दूर करने के लिए उपाय भी दिए थे। दुख को दूर करने के उपाय, यानी कि एविल है, दुख है, तो इसको समाप्त करना है और एक सुखी जगत का निर्माण करना है। तो जब सुखी जगत का निर्माण होगा तो सुखी जगत का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होगी वो किससे आ रही है, चाहिए। ऐसे हमें आदर्श दुनिया चाहिए जहां दुख ना हो और सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। तो हमें दार्शनिकों के माध्यम से कैसे उनके द्वारा एथिक्स समाज में, सोसाइटी में लाई गई, अहिंसा को लेके आया गया, तो वो चाहिए का विज्ञान है, सुखी जगत का निर्माण करने का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। खुशी लेके आनी है, वो कैसे आएगी, एथिक्स के माध्यम से। आप प्रशासक बनोगे तो प्रशासक बनने के बाद आपको क्या करना है, जो उपेक्षित समुदाय है, जो हाशिए पे समुदाय चला गया है, उस समुदाय के जीवन में खुशी लेके आनी है, आनंद लेके आना है। जैसे वो समुदाय क्या है, SC ST वर्ग है, OBC वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, HIV से पीड़ित व्यक्ति हैं, है ना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, बच्चे हैं। ठीक, तो ये जो उपेक्षित समुदाय है, इनके बारे में, इनके जीवन में हैप्पीनेस लेके आना है। आपको इस विषय को समझोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे हैप्पीनेस आ सकती है किसी के जीवन में। साइंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि हर प्रशासक का, हर संस्थान का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसको कैसे आचरण करना चाहिए। लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनता है ये व्यक्ति की अभिवृत्ति से बनता है। अभिवृत्ति को मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूं। अभिवृत्ति होता है नजरिया, यानी कि आपका नजरिया, जब तक आप एथिक्स को नहीं समझोगे, दार्शनिकों को नहीं समझोगे, हमारे महान व्यक्तित्व को नहीं समझोगे, हमारे व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति जो हमारे रह चुके हैं उनको नहीं समझोगे, महान आत्माओं को नहीं समझोगे, महात्मा गांधी जैसे विचारकों को नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी अभिवृत्ति को नहीं बदल पाओगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, किसी किसी की अभिवृत्ति महिलाओं के प्रति नकारात्मक होती है और वो महिलाओं को बहुत गलत हे दृष्टि से, या कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, या कुशल होती हैं, या दिमाग नहीं होता है, या बौद्धिक स्तर से कमजोर होती हैं, इस तरीके का उनकी अभिवृत्ति होती है महिलाओं के प्रति, फीमेल के प्रति। फीमेल के प्रति हो सकती है नेगेटिव एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। अभिवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड, वो वाला एटीट्यूड नहीं, ईगो वाला, ईगो अलग चीज है, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड फीमेल के प्रति अगर किसी व्यक्ति के मन में, हो सकता है फीमेल फीमेल के प्रति एटीट्यूड रखती हो, या मेल फीमेल के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखता हो, लेकिन वो इस नजरिए को एथिक्स की दृष्टि से जब समझेगा, कोड ऑफ कंडक्ट उसका बदल जाएगा। तो हमको वो बदलना है, नजरिया बदलना है। इस विषय को पढ़ोगे आप तो आपका हर व्यक्ति के प्रति एक देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। ये विषय ऐसी विषय है, इसीलिए इसको जोड़ा गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। ठीक है, तो इस विषय का ये इंपोर्टेंस है। साइंस ऑफ वैल्यूज, हम बार बार बात कर रहे हैं कि नजरिया कैसे बदलेगा। उन दार्शनिकों ने, उन महान व्यक्तियों ने क्या ऐसा दिया कि जिससे हम नजरिए बदल लेंगे। तो वैल्यूज होती हैं कुछ सोसाइटी में, टॉलरेंस वैल्यू है। वैल्यू अक्सर संस्थाओं में पाई जाती हैं। इसी का व्यक्ति के अंदर हम प्रवेश देखेंगे तो वो वर्च्यू के रूप में होता है, सद्गुण के रूप में होता है। जैसे कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा रखने वाले व्यक्ति, वो वर्च्यू थी उनके अंदर। ऐसे वैल्यू होती है संस्थानों में, उनके राज्य में। राम राज्य में जितनी वैल्यू होंगी वो राम राज्य की तरफ बढ़ेगा।
जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अगर शासन है तो शासन के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू होंगी, गुड वैल्यू होंगी, वो उतने ही राम राज्य की तरफ बढ़ेगा। तो वो कहाँ से आएंगी? वैल्यू की समझ, वैल्यू की सीख, वो सब एथिक्स से आएगी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से आएगी। ठीक, वैल्यूज। साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग, मानव कल्याण का विज्ञान। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, हिंदी में बोल भी रहा हूँ। मानव कल्याण का विज्ञान है एथिक्स। एथिक्स कोई ऐसी, देखो अब मैं किताबी लैंग्वेज में बोल दूं कि इथॉस, एथिक्स, इससे ये डेफिनेशन, ग्रीक से ये डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई होंगी। लेकिन मेरा एक नज़रिया क्या है कि आपको इस विषय को पढ़ने का नज़रिया बदलना है। केवल डिस्क्रिप्टिव नज़रिया नहीं रखना है कि केवल सीधे सीधे पढ़ लिया, ठीक है, हो गया। इसका लाभ आपको मिलेगा आंसर्स को लिखने में। हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो करेंगे ही हम लोग, कि सवाल बन रहा है कि सीधे सा बताओ एथिक्स क्या होती है, मूल्य क्या होते हैं, वो तो हम करेंगे ही, सिंपल सी बात है, वो तो 10-5 मिनट का काम होता है, वो कर लेंगे। लेकिन उन चीज़ों को दीर्घजीवी बनाए रखने के लिए, उनको लंबे समय तक अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लिंक करके डिस्कस करेंगे। हम उसको हिस्ट्री से लिंक करेंगे, कल्चर से लिंक करेंगे, फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो हम फिलॉसफी को अच्छे से समझेंगे, फिलॉसफी क्या होती है वो चीज़ें देखेंगे, गवर्नेंस को देखेंगे, RTI है, सिटीजन चार्टर है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम ह्यूमन का वेलबींग कर पाए, मानव के कल्याण को कर पाए। क्योंकि मानव के कल्याण करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है। प्रशासन क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्यों आई? क्योंकि मानव का कल्याण करना है। क्यों करना है? एक सुखी जगत, एक आनंददायक जगत के निर्माण के लिए करना है। ठीक है, तो ये विषय इसलिए बहुत जरूरी है। गवर्नेंस को सुधारना है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अच्छा, इसमें एक लास्ट और है, डिलेमा सॉल्विंग। आपको कोई भी डिलेमा मिलेगा प्रशासन में जाने के बाद, आपकी केस स्टडी के माध्यम से इस टॉपिक को देख लिया जाएगा, डिलेमा सॉल्विंग आप कैसे करते हो किसी चीज़ को लेके। लेकिन आपको एथिक्स की अगर समझ नहीं होगी अच्छे से, आपको थ्योरी की समझ नहीं होगी, आपको परिणाम निरपेक्षतावाद, परिणाम सापेक्षतावाद, ऐसे थिंकर्स या ऐसे विचारक या गीता की समझ नहीं होगी, गांधी की समझ नहीं होगी, जॉन रॉल्स की समझ नहीं होगी, तो आप न्याय नहीं कर सकते हो। हमारे मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जस्टिस जो हमारे पॉलिटी में दे रखे हैं, है ना। आप इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हो तो पॉलिटी में देखते हो प्रस्तावना में कुछ मूल्य दे रखे हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे, ये मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों को बनाने के क्रम में और इन मूल्यों के सही से लागू करने के क्रम में एक प्रशासक की भूमिका काफ़ी अहम होती है। तो हमें उसी भूमिका को प्रभावी बनाना है और एक अच्छे प्रशासक के तौर पे हमें इस विषय को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है ना। ठीक है, तो हम इसको कंसाइज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे इस पूरे एथिक्स के सिलेबस में या इस पूरे एथिक्स की जर्नी में, तो हम इस पेपर को पढ़ रहे हैं। हम किस पेपर को पढ़ रहे हैं? एथिक्स के पेपर को। आपको सिलेबस में बता ही चुका हूँ शॉर्ट में। ठीक, हम पहले एक चरण से इसको गुजारेंगे। हम पढ़ेंगे थ्योरीज, हम पढ़ेंगे फिलॉसफी, जो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक, थ्योरी, फिलॉसफी, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ये विषय। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो भी क्लासेज होंगी, 20, 25, 30 जो भी क्लासेज बैठेंगी, उसके बाद इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी समझने के बाद, सारा पूरा सिलेबस कवर करने के बाद, एक तरीके से हम पूरा सिलेबस रीड करेंगे। सिलेबस को हम एक तरीके से रीड कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम कर चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ये थ्योरी करने के बाद हम जाएंगे यूपीपीएससी के द्वारा पूछे गए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारी जो थ्योरी की समझ होगी, अब हम क्या करेंगे, उस थ्योरी की समझ के आधार पे हम PYQ का क्या करेंगे? एनालिसिस, उसके नोट्स बनाएंगे, PYQ के नोट्स बनाएंगे। ठीक, PYQ का एनालिसिस करेंगे। जब तक हम एनालिटिकल अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक हम कैसे बना लेंगे? एनालिटिकल अप्रोच से उसका एनालिसिस करेंगे। PYQ, यूपीपीसीएस। अगर आप इस ऊपर वाली थ्योरी को पढ़ लोगे, सिलेबस को पढ़ लोगे, इसके नोट्स बना लोगे, इसको रीड कर लोगे, तो हम UPSC के भी PYQs देख सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पे आपको उम्मीद
दिलाता हूँ कि ये आप यूपीपीसीएस ही नहीं वरन यूपीएससी के जो एथिक्स के सवाल कई लोगों के ऊपर से गुजर जाते हैं, दर्शन के सवाल, वो आप ऊपर वाली थ्योरी को समझने के बाद ईजिली टैकल कर सकते हो। यहाँ तो केवल हमें नोट्स बनाने हैं पीवाईक्यू के यूपीपीसीएस में और लिखना है, सिंपल है। ठीक, तो ये हमारे मोड रहेंगे, एक तो थ्योरी समझना, सिलेबस को समझना, सिलेबस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारी क्लासेज हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को समझना। हालांकि हम साथ में जब थ्योरी करेंगे तो साथ में हम क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि देखो भाई इस थ्योरी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम क्वेश्चन को हम अलग से सेशन में कराएंगे, पीवाईक्यू के सेशन में। उसके हम क्वेश्चंस के नोट्स बनाएंगे, उसके हम सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस हम कोशिश करेंगे 10 से 20 पेज में पूरी इथिक्स के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके नोट्स बना लें। जैसे कि हमारे पास लास्ट टाइम पे जब हम इथिक्स का पेपर देने घुसे तो 10 से 15 पेज के जो नोट्स हमारे पास होंगे हम उसका वैसे 5-10 मिनट में ऐसे देखें, अवलोकन करें और हम सीधे पेपर देने घुसें और अच्छे से नंबर लेके आए उसमें। ठीक है सर, ओके, ठीक है। आगे जो भी इस बैच से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी, है ना। आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ेंगे। आप जिस तरीके से जो जो आजकल जुड़ने के माध्यम है उस सभी प्रकार से जोड़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी आपका एथिक्स का पेपर जो यूपीपीएससी यूपीएससी के 4th पेपर है, कोई कहता है 5th पेपर 6th पेपर कुछ भी मान लो, लेकिन एथिक्स का पेपर हमको डिस्कस करना है। और फिर हम ये सब करेंगे, साथ में हम इसमें केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी को कई एंगल से सॉल्व करेंगे, जैसे कि केस स्टडी को सॉल्व करने का एंगल हमारा पॉलिटिकल भी होगा, पॉलिटी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, है ना। इन्वायरमेंटल कुछ केस स्टडी है तो उनको इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से सॉल्व करेंगे। तो हमें इस विषय को पढ़ने के क्रम में क्या करना है, अब दृष्टिकोण को, नज़रिए को बदलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।